नमस्कार, मैं हूं चंदन मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा। जहानाबाद में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बहुत से प्रत्याशी अपने भाग आजमाने के लिए जहानाबाद मैदान में उतर चुके हैं और भी कई लोगों को आना बाकी है। उसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के नेता दिलीप कुशवाहा जी और हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के नेता धर्मपाल सिंह यादव जी। तो दिलीप जी, अब हम आपसे बात करना चाहेंगे कि जहानाबाद में एनडीए प्रत्याशी के रूप में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी हैं, तो बताइए उनके सामने कितनी चुनौती है इस चुनाव में? देखिए, यहाँ पर कोई चुनौती नहीं है। जहानाबाद के अंदर में बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने जो काम किया है उसी काम के आधार पर हम लोग जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे और जा भी रहे हैं। हमारे प्रत्याशी जो हैं वो लगातार क्षेत्र भ्रमण में है, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। आज हमारे जो प्रत्याशी हैं मोदनगंज में थे, अभी अतरी में है, तो लगातार वो जनता के संपर्क में है, इसलिए हमें कहीं कोई चुनौती नजर नहीं आ रही है। दिलीप जी, पूर्व सांसद अरुण कुमार सिंह भी चुनावी मैदान में है, तो कितना मुश्किल घड़ी है ये एनडीए के लिए? अरुण जी बड़े नेता हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अरुण जी एनडीए के साथ हैं कि महागठबंधन के साथ है, यही पता नहीं चल पा रहा है। और जहां तक पत्रकार बंधु मुश्किल की बात है, उनके आने से हमारा चुनाव और आसान हो चुका है, इसलिए कहीं कोई मुश्किल की बात नहीं है। अब धर्मपाल जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी सुरेंद्र प्रसाद यादव जी चुनावी मैदान में हैं, तो क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या निष्कर्ष निकलने वाला है? देखिए भाई जी, हमारे जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव महागठबंधन का उम्मीदवार के रूप में भेजा गया। हमारे महागठबंधन के नेतागण विचार करने के बाद इनको चुनाव मैदान में उतारा और हम मानते हैं कि इस चुनाव में महागठबंधन की जीत सुनिश्चित होगी जहानाबाद सीट पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूँकि जो महागठबंधन का विचार है, जो एनडीए के द्वारा इस देश में संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, वंचितों गरीब गुरबाओं को अधिकार को छीनना, आज तक जो वादा हमारे एनडीए के नेता के रूप में, चूंकि चुनाव देश का चुनाव होने जा रहा है और इसमें नरेंद्र मोदी जी पर फोकस होगा। जो 5 साल इन्होंने केंद्र में राज चलाया है, देश चलाने का काम किया है, वे विफल हुए हैं। जो अपने जो वादा किए थे कि जब हम देश का प्रधानमंत्री बनेंगे तो 370 धारा हटा देंगे, तो राम मंदिर बनाएंगे, तो गरीबों को रोजगार, बेरोजगारों का जो 2 करोड़ रोजगार देने का प्रतिवर्ष का वादा किए थे उसमें भी फेलियर हो गए। गरीबों को खाता में 15-15 लाख रुपया इन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख विदेशी धन, जो काला धन के रूप में विदेशों में जो धन चला गया है घोटालाबाजों के द्वारा, उस धन को लौटाएंगे, वापस लाएंगे और लाने के बाद हर एक गरीब के खाता में 15 लाख रुपया जमा करेंगे। भाई जी, हम देखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग लोकल सब छोटे मोटे जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, याद होगा कि जब इन्होंने जनधन योजना का और जो भी गरीब गुरबाओं का खाता खुलवाने की बात कही तो लोग बैंकों में दिन दिन भर कतार लगाकर खाता खोलने का काम किया। लोगों को भरोसा था कि अच्छे दिन आएंगे। नरेंद्र मोदी जी बोले हैं, सब सच बात बोले हैं। दिन दिन भर लोग हैं जो लाइन लगा कर गरीब लोग खाता खुलाने का काम किया। 0 बैलेंस पे खाता खुलने के बाद आज तक रोज गरीब लोग जाते हैं और चले आते हैं निराश होकर और पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, ये 15-15 लाख रुपया हम गरीबों को खाता में कब डालिएगा? इसलिए इस देश के जनताओं को, गरीब गुरबाओं को, सबका मोह भंग हुआ नरेंद्र मोदी जी से। जबर चुनाव आसमान और अब पाताल की बात हो रही है। जब नरेंद्र मोदी पर इस देश के लोगों को विश्वास हुआ था, इसलिए वो अच्छे वोटों से, अच्छे मतों से जीते थे। लेकिन आज जो आने वाला चुनाव है वो चुनौती के रूप में उनको सामना करना पड़ेगा और महागठबंधन की जीत
जहानाबाद में नहीं, पूरे बिहार में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में, तेजस्वी भाई के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में और वीआईपी जो हमारे मल्लाह समाज के आए हैं सारे निषाद भाई के नेतृत्व। धर्मपाल जी, लालू के बड़े लाल आज तेज प्रताप यादव जी ने एक अलग पार्टी बनाई है, लालू राबड़ी मोर्चा। तो क्या लगता है ये कितना हद तक सही है और कितना ये जमीन पर सामने आएगा? देखिए, अभी आप बोल रहे हैं, आप ही के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, अभी इसमें विशेष डिटेल्स जानकारी नहीं और डिटेल्स जानकारी भी नहीं है और ये चूंकि बहुत ऊपर का मामला है, इस पर हम क्या बताएं इसमें। तो धर्मपाल जी, कम से कम आपको ये जानकारी होगा कि सुरेंद्र यादव जी के अगेंस्ट में 24 तारीख को भी यहाँ से एक नामांकन होने जा रहा है, तो क्या लगता है ये फैक्टर कितना हद तक कामयाब होगा? आप तो जानते हैं कि यह जो एमपी का टिकट तय होता है पार्लियामेंट्री बोर्ड से होता है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी हैं, राबड़ी देवी जी हैं, सारे लोग मिलकर तय किए हैं। यहाँ का कैंडिडेट डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव है, उसमें बीच में कौन का बोल रहे हैं उस पर तो हम लोग ध्यान भी नहीं आ रहे। तेज प्रताप जी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या उनका फैक्टर जहानाबाद में काम नहीं आएगा? देखिए, चूंकि आरजेडी का नेता है लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र है, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन लोग इस बिहार ही नहीं देश में नेता तो तेजस्वी जी को मान चुके हैं लोग। और आप हाल फिलहाल में देखे हैं, चाहे वेस्ट बंगाल का मामला हो, यूपी का मामला हो, कर्नाटक का मामला हो, सब जगह तेजस्वी यादव जी महागठबंधनों के बीच में दौरा किए हैं, गए हैं, मुख्यमंत्री का जो भी होता है आमंत्रण मिला था उनका शपथ में, तो उसमें सब जगह ही हाजिर हुए हैं। अब नेता है हमारा तेजस्वी यादव, बाकी कौन है वो तो भाई हम यहाँ समय बताएंगे। पूछना चाहेंगे कि दिलीप जी, आप बताइए क्या लगता है कि चंद्र प्रकाश जी जब आरजेडी से नामांकन करवाएंगे तो कितना हद तक सुरेंद्र यादव को बहुमत मिलेगा और कितना चंद्र प्रकाश जी को बहुमत मिलने जा रहा है? देखिए, हमारे मित्र बड़े भाई आदरणीय धर्मपाल सिंह यादव जी ने जो बतलाया, अब चंद्र प्रकाश जी जो है तेजस्वी जी के कैंडिडेट हैं या राजद के कैंडिडेट है या लालू राबड़ी मोर्चा का कैंडिडेट है या अब राजद समर्थक ही विशेष बतला सकते हैं। जहां तक फैक्टर की बात होगी सुरेंद्र यादव और चंद्र प्रकाश जी के बारे में, तो चंद्र प्रकाश जी नौजवान साथी है, जाहिर तौर पर सुरेंद्र यादव जी को डैमेज देने का काम करेंगे। वह आरजेडी के समर्थक जो वोटर है उनके ही वोट को डिस्टर्ब करने का काम करेंगे। तो इससे जनता दल और एनडीए के सेहत पर कोई खासा फर्क नहीं पड़ने जा रहा है और इससे हमें फायदा ही पहुंचने वाला है। हमारे मित्र वह भी बोल रहे थे रोजगार के बारे में, तो मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारत के अंदर में, देश के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है। स्टार्टअप इंडिया चालू कर करके विभिन्न तरह के नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है इन्होंने। जहानाबाद के वोटर इस बार जातीय समीकरण को लेकर के भी खासा नाराजगी है लोगों में, तो क्या जातीय समीकरण इस बार काम आएगा एनडीए के लिए? देखिए, एनडीए गठबंधन जो है वह काम के आधार पर वोट मांगता है, जात के आधार पर वोट नहीं मांगता है। हम लोग, हमारे नेता ने जो काम किया है बिहार के अंदर में, उसके आधार पर हम वोट मांग रहे हैं, जात के आधार पर वोट हम लोग नहीं मांग रहे हैं। हमारा कैंडिडेट, हमारा जो प्रत्याशी है आदरणीय चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी जी, वह हर एक जात के, हर एक लोगों के बीच में जा रहे हैं। बिहार के अंदर में जो विकास हुआ है, जो सड़कें बनी, जो स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हुआ है, क्या एक जाति विशेष के लिए उपलब्ध है? वह समाज के सभी लोगों के लिए वह सड़क है, वह स्वास्थ्य है, वह विद्यालय है, वहाँ सभी समाज के बच्चे पढ़ते हैं। जो बिजली है, क्या वह एक जाति के लिए है? वह पूरे बिहार के तमाम समाज के लोगों के लिए और बिजली की सुविधा उपलब्ध है। तो हम लोग जात के आधार पर नहीं, हम लोग कार्य के आधार पर वोट मांगने जाते हैं।
कार्य के आधार पर हमारे नेता जो कार्य किया है उसके आधार पर हम वोट मांगने का काम करें। तो क्या लगता है अभी जो आपके सामने जो सुरेंद्र प्रसाद यादव जो कैंडिडेट हैं, तो क्या लगता है आपके सामने किसकी जीत होगी, कितना टक्कर दे पाएंगे, कौन इस चुनावी मैदान में बाजी मारेंगे, क्या लगता है आपको? मैं आपको बतला देना चाहूँगा कि पिछले चुनाव में राजद को कुछ सिटा भी गया था, लेकिन इस बार जो नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का जो फैक्टर है उससे बिहार के अंदर में महागठबंधन को एक सीट भी नहीं आने जा रहा है। 40 के 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतने का अब हम पूछना चाहेंगे धर्मपाल जी से कि बताइए, अब दिलीप जी अभी बता रहे हैं कि इस बार आरजेडी को एक भी सीट नहीं आने जा रहा है, तो क्या लगता है आपको? दिलीप भाई के अनुभव के आधार पर ये अपना बोल रहे हैं, लेकिन क्या हुआ इनका दुर्दशा। पिछले चुनाव जो हम विधानसभा लड़े हैं ना, सुधा यादव यहाँ का विधायक, 36,000 मतों से हम चुनाव जीते ना, चुनाव जीते हैं जी जी। और फिर आपको बता रहे हैं कि उस समय इनका कहाँ चला गया था वोटर लोग जो गए हुए, चूँकि इनको अभी पता नहीं चल रहा है, एक जदयू का नेता है तो इनको लग रहा है कि सब पहले वाला जिस तरह से महागठबंधन में वोट मिला था वैसे मिल जाएगा। भाई जी बीच में आप गाड़ी खोल दिए हैं तो महागठबंधन से आप हट गए, तो हटने के बाद अब आरजेडी का जो महागठबंधन है मत उसके साथ जनता जो है उसके साथ जुड़ गई है। जुड़ने का मुख्य मकसद और कारण समझिए। क्या कहना चाहेंगे दिलीप जी, आप इनके सवालों का क्या जवाब देना चाहेंगे आप? मैं धर्मपाल जी को बता देना चाहूँगा कि जब महागठबंधन बना था हमारे नेता नीतीश कुमार जी भी थे उसमें, और आदरणीय लालू जी ने, कांग्रेस के नेताओं ने बिहार के अंदर में नीतीश कुमार जी को ही नेता मानने का काम किए थे, और नीतीश कुमार के चेहरे पे बिहार के अंदर में 80 सीट इनका आया था, नहीं तो 28 के जगह पर 8 पर आ जाते, मतलब इंडिपेंडेंट लड़ते तो 8 पर आ जाते। नीतीश कुमार का ही देने के 80 पर ही रहे और कांग्रेस का सीट भी बढ़ा। सबसे ज्यादा दुर्दशा तो इन्होंने कांग्रेस का कर दिया। जब कांग्रेस के पास 4 विधायक हुआ करता था तो 12 एमएलए एमपी का सीट देते थे, आज कांग्रेस के पास 27 एमएलए है तो इनको मात्र 9 सीट देने का काम किए। सबसे ज्यादा दुर्दशा तो अपने महागठबंधन के साथियों के साथ इन्होंने किया है। फिलहाल हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इसके बाद फिर हम एक बार फिर हाजिर होंगे हम अपने मित्र धर्मपाल जी के साथ और दिलीप जी के साथ। इंडिया में भरोसे की मिसाल है डबल चेक। कैसे? आओ 2 कदम पीछे लेकर खुद ही देखें। किसी दिन दरवाजा डबल चेक, तो किसी दिन न्यूज, कभी कभी तो कार भी हो जाती है डबल चेक। अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहां वोटिंग के लिए ईवीएम का नया वीवीपैट, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सकें। कुछ ऐसे ही हजारों और चेक्स मिलकर बनाते हैं ईवीएम को भारत की मिसाल। ईवीएम मशीन नहीं, भारत की मिसाल है। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। एक बार फिर हम चर्चा करेंगे, चुनावी चर्चा, और धर्मपाल जी से हम पूछना चाहेंगे कि धर्मपाल जी बताइए, इस बार मुस्लिम वोटर्स किधर जाने वाले हैं? पिछले बार लालू जी और नीतीश जी दोनों महागठबंधन में थे, वोटर्स दोनों को वोट किया था। इस बार क्या लगता है आपको मुस्लिम वोटर्स के बारे में? इस बार मुस्लिम वोट मैंने गलती से भी एक आध वोट एनडीए को देने जा रहे हैं, आपको भी अनुभव होगा। पूरा जो भी वोट है मुसलमान भाइयों को शिफ्ट कर गया है महागठबंधन के साथ। इसका कारण भी आप समझ रहे होंगे। इस देश में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, यहाँ मुसलमानों के साथ क्या अन्याय हुआ है छुपा हुआ नहीं है। अखलाक मारा गया, कोई गाय लेकर अगर जाने लगा तो उसको छेक के है जो मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुसलमान है तो सीधे आतंकवादी है। तो इस तरह का यहाँ जो देश में हमारा जो माहौल था, सौहार्दपूर्ण माहौल, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर एक भाई भाई कर रहते थे,
वो माहौल बिगड़ गया है। इस देश में लोग को रहना मुश्किल हो गया है। अब बड़ा बड़ा खिलाड़ी के सुने होंगे, जो हीरो है वो भी बोल रहा है कि मेरा बेटा सुरक्षित नहीं है। हम तो सुने थे, लगता है कि शाहरुख खान भी बोले थे कि हमारा बेटा मैंने यहाँ सुरक्षित रहेगा। उसका मुख्य कारण यही है कि नरेंद्र मोदी जी के राज में यहाँ मुसलमान और सुरक्षित कहाँ से रहे। तो क्या लगता है एनडीए के कार्यकर्ता जो नीतीश और मोदी के विकास की बात कर रहे थे, एक फैक्टर कितना तक काम कर पाएगा? देखिए भाई, विकास कब माना जाएगा? विकास हम समझते हैं कि विकास भी अति आवश्यक चीज है, लेकिन अगर हुआ या नहीं हुआ, अगर सुन लीजिए भाई, जब विकास को मानते हैं, विकास फैक्टर है, विकास हुआ और उसमें महागठबंधन के राज में भी जो बना सरकार तो हमारा नीतीश जी के साथ साथी हुआ, तो उसमें भी एक से एक पुल तेजस्वी जी ने वहाँ राघोपुर के सामने, फतुहा के सामने पुल बनाया, बड़ा पुल बनाने का काम किया उन्होंने। बड़ा बड़ा ओवरफ्लो जो भी है पटना में वो सब बना, वो सारा चीज आप मान लीजिए। हम सुरक्षित रहेंगे तब न रोड और हमको मकान और लाइट और सब कुछ मिलेगा। हम सुरक्षित ही नहीं है तो दिलीप जी क्या फिलहाल नीतीश के सरकार में यहाँ की जनता सुरक्षित है या नहीं है? मैं अपने मित्र से पूछना चाहूंगा, यही जहानाबाद की धरती 37 नरसंहार का गोवा बना है, क्या उसमें दलित नहीं थे, अति पिछड़ा नहीं थे नरसंहार में, स्वर्ण नहीं थे, पिछड़ा नहीं थे? आज कहाँ गया वो नरसंहार? क्या विकास नहीं हुआ है बिहार के अंदर में? तो मैं अपने साथी से जानना चाहूंगा कि बताइए कि जब से माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की गद्दी को संभालने का काम किया है तो क्या नरसंहार हुआ है कभी? छिटपुट घटनाएं हुई है, लेकिन नरसंहार गांव के गांव साहब कभी नहीं होने का काम हुआ है। यहाँ मैं बधाई देना चाहूंगा बिहार के पुलिस प्रशासन को कि जिन्होंने अंकुश लगाने का काम किया। साथ ही मैं देना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक वोटर जो है, अल्पसंख्यक समाज के जो हमारे साथी हैं, वह नीतीश कुमार के साथ, मोदी जी के साथ है। आज आप टीवी खोल करके देखिए, यूपी में एक साथ कई अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं ने एनडीए के साथ, भाजपा के साथ जाने का काम किया, भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने का काम किया है। तो कहाँ गया मोदी का डर? मोदी जी ने सबके साथ विकास करने का काम किया है। हम आखिरी सवाल अपने मित्र धर्मपाल जी से पूछना चाहेंगे कि धर्मपाल जी बताइए, इस बार चुनावी मैदान में हमारे सांसद अरुण कुमार जी भी है, तो एक कितना हद तक सही है और कितना वोट उनको आने जा रहा है? क्या लगता है कितना नुकसान पहुंचाएंगे एनडीए के प्रत्याशी को? देखिए, ये सवाल तो एनडीए के जो हमारा मित्र हैं उन्हीं से पूछो तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम कहाँ एनडीए के चक्कर में पड़े हुए हैं? हम तो गरीब गुरबाओं, महादलित लोगों के जो गठबंधन बना है, ऊंचे वर्ग में गरीब लोगों का जो गठबंधन बना है, हमारी पार्टी ऐसे नहीं है। ऊंची जाति के लोगों को भी, ब्राह्मण लोग हैं, उनका भी टिकट मिला। अति पिछड़ा से नालंदा में टिकट महागठबंधन ने का काम किया है, कुशवाहा समाज का देने का काम किया है, राजपूत समाज का देने। हम तो सारे लोग का दिए हैं। तो फिर आप 10% आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे जानना चाहूंगा, 10% आरक्षण का आप विरोध क्यों कर रहे हैं? आपके नेता ने सदन के अंदर में आवाज उठाने का काम किया, जब आप सब महादलित जाति के लोग हैं। मैं एकदम 10% आरक्षण का, हमारी पार्टी भी पक्षधर थी, लेकिन एक कहाँ का नियम है कि एक तरफ 3 लाख रुपया अगर होता है तो टैक्स लेते हैं और दूसरे तरफ 8.5 लाख तक रुपया का आप गरीब मान रहे हैं। ये किस देश का संविधान और नियम है? आप गरीब गुरबाओं को हक दिलाने का काम कहाँ कर रहे हैं? आप तो कॉर्पोरेट घराने के लोगों को फायदे करने का काम कर रहे हैं। और आप पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी और यहाँ का वित्त मंत्री जेटली जी के द्वारा पैसा ही काला धन लाए क्या? और नीरव मोदी, ललित मोदी और किंगफिशर के मालिक जो है, इस सब भगोड़ा हो गया, इनका पैसा लेकर भाग गया। देश का आईबी क्या कर रहा है? आप क्या देश चला रहे हैं? इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? हमको तो समझ में नहीं आता कि आप देश को ले कहाँ जाना चाहते हैं। इनके सवालों का क्या जवाब देना चाहेंगे आप? मैं इनको बतलाना चाहूंगा कि आपके समय में जो भागता था, जो जितने घोटाले हुए नीरव मोदी के डर से भागा और वो भी अरेस्ट हो गया है। आपको मालूम होना चाहिए, लंदन के कोर्ट से प्रत्यारोपण का काम बातचीत चल रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। आज हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में हमारे साथ थे दिलीप कुशवाहा जी और धर्मपाल सिंह यादव जी। अब अगले एपिसोड में हम मिलेंगे नए चेहरों के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
है।